हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है ये बिहेवियरलिज्म है। ये अप्रोचेज़ के अंदर आता है, बट इसमें मैंने बाद में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसको पढ़ने से पहले आपको क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन या क्वांटिटेटिव अप्रोच को पूरा जानना ज़रूरी था कि क्वांटिटेटिव अप्रोच या क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन क्या चीज़ थी। तो उसके बाद हम इसको बिहेवियरलिज्म को पढ़ते हैं। तो देखें, बिहेवियरल अप्रोच जो है ज्योग्राफी के अंदर ये 1960s में इंट्रोड्यूस की गई, और इसको इंट्रोड्यूस करने का मेन रीज़न क्या था कि एज अ रिएक्शन टू द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, कि इसमें जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जो हुआ उसके एज अ रिएक्शन था ये, ठीक है, एज अ अपोजिट रिएक्शन जो था क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का अपोजिट ये जो है बिहेवियरलिज्म का स्टार्ट हुआ, क्योंकि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन कहता था कि मैन इज़ ऑलवेज इकोनॉमिक, ठीक है, रेशनल और साइंटिफिक, ये चीज़ कहते थे। और जो अर्थ सरफेस है ये क्या है, एक आइसोट्रॉपिक है, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है और हर इंसान जो है इकोनॉमिक है, ये क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन कहता था, ठीक। और इनका मानना, लेकिन जो बिहेवियरलिज्म का मानना था, ठीक है, वो अलग था इनसे। उनका क्या मानना था कि द रियल इन्वायरमेंट इज़ ऑलवेज द सेम बट द परसीव्ड इन्वायरमेंट वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल, कि रियल इन्वायरमेंट तो सेम है, लेकिन जो इन्वायरमेंट हम किसी जगह के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ की स्टडी के लिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि एक परसीव्ड इन्वायरमेंट है, वो जगह से जगह डिफरेंट कर रहे हैं। मतलब अर्थ ने तो सभी जगह पर अपने रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं अर्थ पर, लेकिन अब उस रिसोर्सेज को कुछ लोग अलग तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक। कैसे समझोगे इस चीज़ को? इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास रिवर्स तो हर जगह पर हैं, लेकिन कहीं पर रिवर्स को रोक कर डैम बना दी जाती है, कहीं पर उन्हें रिवर्स से इरिगेशन का यूज़ किया जाता है, कहीं पर रिवर्स का अलग मल्टीपल यूज़ होता है। तो वो रिवर्स से ऐसे, रिवर्स पानी वही है, सब चीज़ें वही हैं, बट उनका यूटिलाइजेशन अलग अलग है। तो इसी तरीके पर की स्टडी ये करती है बिहेवियरलिज्म, कि भाई ये चीज़ जो है वो डिफरेंट है हर जगह पर, और इसलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप कैन बी मेड बाई स्टडिंग द परसीव्ड इन्वायरमेंट। और परसीव्ड इन्वायरमेंट की स्टडी, इन्वायरमेंट को ये नहीं कह सकते कि आइसोट्रॉपिक सरफेस है अर्थ, बट इसकी परसीव्ड इन्वायरमेंट की स्टडी अगर करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी जो कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में नहीं कर पाती। यहाँ पर जैसे मैं आपको बताया था कि बार बार के क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में लोगों के बिहेवियर, उनका नेचर, उनका ट्रेडिशन, उस सबको एक्सक्लूड किया गया था, लेकिन बिहेवियरलिज्म में ये चीज़ें अलग थी। बिहेवियरलिज्म में इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया और कहा गया कि इसके ऊपर मेजर फोकस होना चाहिए किसी भी स्टडी का। तो ये क्या फीचर्स थे इसके? बिलीव्स इन क्वालिटेटिव अप्रोच, कि क्वालिटेटिव अप्रोच पर बिलीव कर बेस था, और मैन इन्वायरमेंट रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ परसीव्ड इन्वायरमेंट, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट लिया गया और उसके ऊपर जो है वो स्टडी की जाएंगी, उसके ऊपर एक्सप्लेन किया गया। और यहाँ पर इंडिविजुअल को ज़्यादा मोर वेटेज दिया गया, इंडिविजुअल को, ठीक है, इंडिविजुअल को ज़्यादा वेटेज दिया गया। और म्यूचुअली इंटरेक्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन मैन और इन्वायरमेंट का जो रिलेशनशिप था आपस में, उसको जो म्यूचुअली इंटरेक्टिंग था उस पर मैन फोकस किया गया। और मल्टी डिसिप्लिनरी आउटलुक रखा गया इसको, कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी आउटलुक है, यहाँ पे सिर्फ हम एक ही चीज़ को स्टडी नहीं करेंगे, इसमें बिहेवियरलिज्म जैसे क्वांटिटेटिव में सिर्फ उसके नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे हम उसको बिहेवियर को डील करेंगे, उसकी क्वालिटीज़ को देखेंगे, उसकी क्वांटिटी भी देखेंगे, सब इंक्लूड होगा। अब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे बिहेवियरलिज्म के? टू डेवलप मॉडल्स एंड थ्योरीज फॉर ह्यूमैनिटी विच वर अल्टरनेटिव टू द स्पेशल लोकेशन थ्योरी डेवलपमेंट थ्रू स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ठीक है, मॉडल और थ्योरी बनाई ह्यूमैनिटी के लिए, ये इनका भी यही मानना था, लेकिन किस चीज़ के ऊपर बेस होना चाहिए कि थ्योरीज डेवलपमेंट थ्रू एंड थ्योरीज फॉर ह्यूमैनिटीज विच वर अल्टरनेटिव, कि ह्यूमैनिटी जो हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के तरफ से, यानी क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन की हेल्प से जो बना रहे थे, उसके अपोजिट में बनाना है हमें, मॉडल्स और थ्योरीज बनाने हैं ह्यूमैनिटीज़ के लिए, ठीक। और डिफाइन सब्जेक्टिव इन्वायरमेंट विच डिटरमाइन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब इन्वायरमेंट को सब्जेक्टिव कर दिया उन्होंने, ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड बिहेवियर ऑफ मैन की इंक्लूड, इसके अंदर क्या चीज़ होना चाहिए, बिहेवियर, कि ह्यूमंस का बिहेवियर होना चाहिए इसके अंदर इंक्लूड। देन टू इंट्रोड्यूस एंड एक्सप्लेन द स्पेशल, नेक्स्ट क्या है कि टू इंट्रोड्यूस एंड एक्सप्लेन द स्पेशल डायमेंशन ऑफ, के यहाँ पर स्पेशल साइकोलॉजिकल हो, सोशल हो, अर्ली थ्योरी जितनी भी हैं उन सब के लिए एक स्पेशल तरीके से डायमेंशन को एक्सप्लेन करना चाहिए, ताकि उसके बाद एग्रीगेट स्केल पॉपुलेशन तो डिसएग्रीगेट, ताकि हम जो वहाँ पर एक जनरलाइज स्टेटमेंट कर रहे थे कि सबको एग्रीगेट करके एक जनरलाइज स्टेटमेंट बना रहे थे पॉपुलेशन की क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में, यहाँ पर क्या किया गया
कि हमें जनरलाइज नहीं करना, ताकि हमें एक एक इंडिविजुअल पर फोकस करना है। कि बिहेवियर कहते हैं कि हर इंडिविजुअल का बिहेवियर अपना है, हर का उसका ट्रेडिशन अपना है। तो इसलिए हमें क्या करना है, एग्रीगेट स्केल पॉपुलेशन से डिसएग्रीगेट स्केल पॉपुलेशन पर लाना है, और प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और सेकेंडरी डाटा पे हमें बिलीव नहीं करना। और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखनी है थ्योरी बिल्डिंग के लिए, कि हमें हर फील्ड को टच करना है विद इन डिसिप्लिन जो हमें स्टडी करना है। नहीं, हम उसकी क्वालिटीज़ को भी स्टडी करेंगे, हम बिहेवियर को भी स्टडी करेंगे, हम उनकी क्वांटिटी को भी स्टडी करेंगे, देन जाके हमारे पास कोई भी थ्योरी बिल्डिंग का काम होगा। और इसके लिए क्या कहा कि ये सभी ऑब्जेक्टिव्स को इन्होंने अचीव करने के लिए क्या चीज़ कही कि पीपल हैव इन्वायरमेंट इमेज, ठीक है, इमेज अबाउट द रिसोर्सेज, के लोगों की जो इन्वायरमेंटल इमेज होती है कि अपने रिसोर्सेज को लेकर, कि जो रिसोर्सेज उनके पास है वो कैसे यूटिलाइज करते हैं, उस चीज़ को देखते हुए हमें कोई भी मॉडल या थ्योरी जो है वो बनानी है। देन उसके बाद में क्या चीज़ कही, नेक्स्ट इनका जो मानना था वो क्या था कि दीज अप्रोचेज कैन बी आइडेंटिफाइड एक्चुअली जोग्राफिकल रिसर्चर की जो रिसोर्स जो भी अप्रोचेज हैं जोग्राफिकल रिसर्चर्स जो है वो कर पाएंगे। और इसमें बहुत बड़ा रिलेशनशिप है इन्वायरमेंटल इमेज के बीच में और एक्चुअल बिहेवियर के बीच में, या जिसको हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इसको देखते हुए कि भाई ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग वेरी करता है, और उसके अकॉर्डिंगली ही मॉडल जो थ्योरीज जो है वो बनाई जाए। जबकि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन ये कहता था उसमें ह्यूमन बिहेवियर्स को लेके कुछ नहीं था, वो डायरेक्टली कहते थे कि भाई उनके ऊपर हम नंबर्स के साथ कोरिलेशन के साथ अलग अलग डिफरेंट मेथड के साथ लगा के हम उनके जो है वो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस देख लेंगे। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग स्कॉलर्स ने अपना काम शुरू किया, अलग अलग जोग्राफर्स ने अपना काम शुरू किया। इसमें वॉलप्रेट थे 1964 में, उन्होंने कुछ स्वेडिश फार्मर्स को देखते हुए स्वेडिश फार्मर पर स्टडी की और कहा कि वो रेशनल नहीं है बल्कि सेटिस्फायर्स हैं। और उन्हें क्या कंसेप्ट दिया, सेटिस्फायर मॉडल्स का कंसेप्ट दिया उन्होंने। क्या चीज़ मॉडल दिया, सेटिस्फायर मॉडल दिया उन्होंने, सेटिस्फायर मॉडल दिया वॉलप्रेट ने 1964 में। और उस मॉडल में उन्होंने क्या कहा, सेम रिसोर्सेज हैव डिफरेंट परसेप्शंस फॉर डिफरेंट पीपल। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि रिसोर्सेज सेम है बट लोगों का परसेप्शन उस रिसोर्स को लेके अलग अलग होगा। कि जैसे मैंने आपको रिवर की एग्जांपल दी, रिवर को कहीं पर लोग उसको इरिगेशन की तरफ से यूज़ कर सकते हैं, कहीं उसको डैम से यूज़ कर सकते हैं, कि रिसोर्स एक है बट परसेप्शन लोगों का अलग अलग है। वहीं उसके बाद बोल्डिंग ने सजेस्ट किया कि मैन इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप मॉडल, उन्होंने क्या बताया कि मैन एज अ थिंकिंग इंडिविजुअल एंड पोस्टुलेट दैट हिज बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ परसीव्ड इमेज ऑफ द एनवायरनमेंट। कि मैन जो है वो क्या है, मैन एज अ थिंकिंग इंडिविजुअल है, वो सोचता है और उसका जो इमेज हो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, बिहेवियर एज परसीव्ड इमेज इन्वायरमेंट की होगी, वैसे ही वो जो पोस्टुलेट करेगी। कि देखें यहाँ पर कि तीनों चीज़ें जुड़ी हैं कि इन्वायरमेंट किसके साथ लिंक है, इमेज के साथ, इन्वायरमेंट की एक इमेज होगी, ठीक है, इमेज की किस चीज़ की, इन्वायरमेंट के साथ। तो दोनों चीज़ें किसके साथ जुड़ी हैं, बिहेवियर के साथ। जैसा बिहेवियर होगा वैसे इन्वायरमेंट के साथ जुड़ा होगा इंसान, इन्वायरमेंट के बिहेवियर सबकी इमेज जो है वो एक जैसी होगी। वैसे ही डॉन ने भी 1917 में सजेस्ट किया मॉडल जो है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी, कल्चर, बिलीफ, इन सब को देखते हुए एक जो है परसीव्ड इमेज इन्वायरमेंट रिसोर्सेज वर यूज, यहाँ पर अलग अलग परसीव्ड को ले गए, जिसमें एक आ गया आपके पास, जैसे यहाँ से हम शुरू करेंगे इन्फॉर्मेशन, कुछ भी आप बिहेवियर से शुरू करो। बिहेवियर है इंडिविजुअल का, बिहेवियर अब रियल वर्ल्ड हो सकता है, रियल वर्ल्ड में हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन लेके हम एक परसेप्चुअल रिसेप्शन बना सकते हैं कि हम अपने फॉर एग्जांपल हमें हमारा बिहेवियर क्या, हम कोई भी चीज़ को समझते हैं, ठीक, हमें कोई भी चीज़ जो है किसी चीज़ के बारे में कुछ पता लगा, ठीक, हमने उस चीज़ को जब रियल वर्ल्ड में आकर उसको एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन, ये इसको और अच्छे से समझना चाहो तो मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपको एक टॉपिक दिया गया, कि आपको टॉपिक मिला कि आपको इस पर स्टडी करना है, आपने वो टॉपिक को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ जोड़ा, ठीक है, आपने उस टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन ली, उस टॉपिक के बारे में आपने एक अपने माइंड सेट में बनाया कि इस टॉपिक के अंदर हम ये चीज़ें कर सकते हैं, देन उसके अंदर आपने फिल्टर्स लगाए, देन उसके अंदर आपने वैल्यू सिस्टम उसको ऐड किया कि इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, फिर देन उसकी आपकी इमेज तैयार की और देन उसके बाद डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस पहुँचा, ठीक। वहीं पर एक दूसरा इंडिविजुअल है, वो उसके रियल वर्ल्ड देखा इसमें कि इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, देन उसने एक फाइनल एक चीज़ दे दी क्या, डिसीजन मेकिंग। तो देखें बात यहाँ से घूम के भी यहाँ पर आई और डायरेक्टली बात यहाँ पर भी आ गई डिसीजन मेकिंग, या इनमें से किसी स्टेप पर से भी डिसीजन मेकिंग का स्टेप आ सकता है। तो ये अलग अलग व्यूज़ हैं, अलग अलग परसेप्शन है लोगों की, डिफरेंट व्यूज़ के। तो इसमें हम कभी भी मैन को रेशनल नहीं कह सकते, हम अर्थ को आइसोट्रॉपिक नहीं कह सकते, यही मानना था बिहेवियरलिज्म का। देन अगर हम इसके लास्ट पे अगर हम इसकी क्रिटिसिज्म की बात करें कि बिहेवियरलिज्म की भी क्रिटिसिज्म हुई, तो उसमें क्या क्या हुआ कि मैन को रिकॉग्नाइज किया गया, मैन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज रेशनल पर्सन, मैन को रिकॉग्नाइज नहीं किया कि रेशनल पर्सन नहीं, मैन को क्या किया गया यहाँ पर कि सेटिस्फाई है, इस तरीके से बात की गई
कि हम एक जैसे नहीं है, सबको क्या कहा गया कि जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं कर सकते हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें अलग अलग जो है वो इनको इंडिविजुअल लेवल पर ला सकते हैं। ठीक है, कि उसके बाद कोस्टलर ने 1975 में कहा कि जितना भी डाटा लैब के अंदर जनरेट होगा, एनिमल्स के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट किया गया वो ह्यूमंस के लिए अप्लाई नहीं होता। जैसे आपको पता है कि कोई भी अगर वैक्सीन बनाते हैं तो वो पहले एनिमल्स पर ट्राई की जाती है, जब एनिमल्स से सक्सेसफुल हो जाता है ह्यूमंस पर। तो वही चीज़ को हम इसको यहाँ पर लाएंगे तो क्या ह्यूमंस और एनिमल्स में डिफरेंस जो था वो लैब्स में हम जनरेट नहीं कर सकते। वहीं पर इन्वायरमेंट इमेज जो है वो एक्यूरेटली मैंस पर्सपेक्टिव से, मैंस माइंड से इन्वायरमेंटल की इमेज हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। और थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक, और उसमें बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया गया जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो लूजली थी। तो ये सारे बिहेवियरलिज्म का टॉपिक रहा। बिहेवियरलिज्म हमारे कंप्लीट हुआ और आज आपका जो है फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला हो गया। तो कंप्लीट हो गया। अब कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती तो आप मुझे बता सकते हैं।